नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के हम आपके लिए आ चुके हैं, ठीक है। और यह जैक मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 होगा। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जितना भी प्रैक्टिस सेट देखिए आपको हैंड रिटेन नोट्स का बनाया गया है और सभी आपका JCERT जैक के किताब से प्रश्न लिया गया है। बाहर का कुछ भी प्रश्न आपको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए JCERT जैक के किताब से मैथ का जितना भी आपको कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस आया हुआ है वो सारा सिलेबस यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से आप सभी सिलेबस पूरा संपूर्ण नोट्स मैथ का ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में यहाँ से परचेज आप करके मैथ का देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न है, मोहिनी के पास 10 रुपये तथा 20 रुपये के सिक्कों का अनुपात 16:9 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। मोहिनी के पास 10 रुपया के और 20 रुपया के सिक्का है। याद रखिए 10 रुपया और 20 रुपया का सिक्का है और 10 रुपये के सिक्का का और 20 रुपये सिक्के का अनुपात 16:9 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। क्या होगा, 32%, 60%, 64%, कोई नहीं, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है, एग्ज़ाम जरूर होगा, इसको आप मान लीजिए। एग्ज़ाम आपका होना ही होना तय हो गया है, इसलिए आप सभी तैयारी में लगे हुए रहिए। कोई भी ये नहीं सोचिए एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मोहिनी के पास 10 रुपये वाले सिक्के का अनुपात कितना है। तो ये 10 शुरू में है तो उसका अनुपात शुरू वाला होगा। 10 रुपये सिक्के का अनुपात 16 और 20 रुपये वाले सिक्के का अनुपात कितना है, तो 20 रुपये वाले सिक्के का अनुपात 9 है, ठीक है। तो टोटल अनुपात सबसे पहले हम कर लेंगे टोटल। तो टोटल 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, टोटल हो गया। तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात, ठीक है। 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात बट्टे होता है कुल अनुपात और इंटू होता है 100, जब भी प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो अब देखिए 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है, देखिए 16 है, तो 16 बटे कुल अनुपात, ये दोनों को जोड़ लीजिए। तो 16 और 9 25 और इंटू कितना हो जाएगा, 16 9 25 और इंटू 100, ठीक है। 25 चौके कितना हो गया 100 और 16 चौके कितना हो गया 64, यानी कितना हो गया 64%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 64% हो जाएगा। बाकी देखिए आपका सॉल्यूशन यहाँ पर नीचे हर प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तृत रूप से समझाया क्या हुआ, व्याख्या क्या हुआ रहता है। जो अभी हमने बताया देखिए वही चीज़, इसमें पूरा चीज़ आपको व्याख्या क्या हुआ है। आप सभी यहाँ से भी बना सकते हैं जिनको वहाँ पर दिक्कत लगा हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक पुराना मिक्सचर मशीन 1500 रुपये में खरीदा गया और उस पर ऊपरी व्यय 500 रुपया किया गया। अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेच दिया गया। इस पूरे सौदे पर लाभ या हानि बतावें, ठीक है। लाभ होगा 200 रुपया, लाभ होगा 500 रुपया, हानि होगा 500 रुपया, हानि होगा 200 रुपया। क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मिक्सचर मशीन खरीदा कितना में व्यक्ति ने, 1500 रुपये में, ठीक है। अब खरीदने के बाद वह ख़राब था, उसका मरम्मती पर 500 रुपया आप खर्च कर देंगे, यानी 500 रुपया खर्च के मतलब ऊपरी व्यय है, यानी अब टोटल उसका खरीदारी कितना हो गया मान लीजिए। तो 1500 और प्लस 500 2000 रुपये। याद रखिएगा ऊपरी व्यय जो होता है उसी क्रय मूल्य में हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा खरीदारी का क्रय मूल्य पता चल सके जब वह फिनिश रूप में आ जाए। तो 2000 रुपया हो गया। अब उस मशीन को 2500 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। 2000 रुपया में खरीदा गया क्रय मूल्य, अब बेच दिया गया कितना, 2500 रुपये में बेच दिया गया, कितना में
2500 रुपये, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो लाभ ये 2500 रुपये में बेच रहे हैं और खरीदे हैं 2000 में, तो लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य जब भी बड़ा होगा तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, और क्रय मूल्य जब भी बड़ा होगा तो हानि हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो 2500 माइनस कितना हो जाएगा 2000 बराबर हो जाएगा 500, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 500 रुपया होगा और क्या होगा, लाभ होगा, लाभ 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बाकी नीचे आपको बनाया गया है, यहाँ पे सारा चीज़ देखिए जो हमने बताया वो क्लियर किया हुआ है। तो सभी को नोट्स और पीडीएफ लेकर के इसका पढ़ लीजिएगा। जैसे आरटी जैक की किताब से बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आपको मन है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक पुराना फ्रिज 3000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 1000 रुपया खर्च हुआ। अब उस फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया गया, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि बताएं। लाभ 2000, हानि 2000, लाभ 1000, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए फ्रिज 3000 रुपये में खरीदा गया, लेकिन वो ख़राब था इसलिए उसका मरम्मत कराया गया, तो 1000 रुपया और लगा। यानी कुल क्रय मूल्य क्या होता है, तो जो उस पर ऊपरी व्यय या जो उस पर मरम्मत में खर्च होता है वो कुल क्रय मूल्य में चला जाता है। तो कुल क्रय मूल्य हो गया, देखिए 3000 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया और मरम्मत करने में लगा, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपये। ठीक है, अब इस फ्रिज को 6000 रुपये में बेच दिया गया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया 6000 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बड़ा हो गया और क्रय मूल्य छोटा हो गया। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो उस केस में लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। यानी 6000 में से हम क्या करेंगे 4000 को घटा देंगे, तो आएगा कितना 2000, राइट आंसर इसका 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 लाभ होगा, किस में है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ए ही होगा ना। चलिए अब यहाँ पर भिन्न का प्रश्न है, 2/9, 2/11, 2/13, 2/17 को आरोही क्रम में सजावें। ठीक है, देखिए ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए आता है। कुछ को हम बहुत जल्द बना सकते हैं, कुछ में थोड़ा समय लगता है हम लोगों को। ठीक ना, देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें आप देख रहे होंगे तो इसमें सबका जो अंश है वो एक ही है, अंश समान है। ठीक है, लेकिन हर क्या है अलग अलग है। दो केस होता है, किसी में अंश अलग अलग होता है तो हर एक जैसा होता है, किसी में अंश एक जैसा होता है तो हर अलग अलग होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि अगर अंश सबका एक है और हर अलग अलग है तो ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा बताइए, तो इसमें सबसे छोटा वही संख्या होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हर सबसे बड़ा किसका है 2/13 का, तो 2/13 सबसे छोटा है। और इसको लिखना है आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो 13 के बाद हर देखिए कौन उससे बड़ा, उससे छोटा है 11 है, तो अब आपका हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। उसके बाद किसका है 9 है, तो उसके बाद आपका 2/9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। तो यही जो है आपका ये आरोही क्रम में हो गया। क्लियर, तो हम देखिए 13 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ, क्योंकि अगर अंश बराबर है तो जिसका हर में सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा 13 इसलिए सबसे छोटा, उसके बाद 11 तो उसके बाद ई छोटा, उसके बाद 9 तो ई छोटा, और उसके बाद ई तो उससे वो बड़ा। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है 2/13 पहले, 2/11, 2/9, 2/7, 2/13 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/11, उससे बड़ा 2/9, उससे बड़ा 2/7 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। ठीक ना, सबसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, बाकी नोट्स यहाँ हमने बना दिया है आपको। देखिए यदि सभी भिन्न का अंश एक समान हो तो हर में जिस भिन्न का अंक छोटा होता है वह सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंक बड़ा होता है वह हर में सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है 5/11, 5/13, 5/17 को अवरोही क्रम में सजावे। 5/11, 5/13 और 5/17 को अवरोही क्रम में सजावे। ठीक है, अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, यहाँ पे अंश क्या है सबका बराबर है। ठीक है, लेकिन हर अलग अलग है। तो सबसे छोटा कौन हो रहा है बताइए, तो जो जिसका जो हर है सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 5/17 ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है 5/13, फिर उससे बड़ा है 5/11। अब क्या करना, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो अवरोही मतलब घटते क्रम यानी सबसे पहले बड़ा लिखना होगा हमको। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 5/11 है, उसके बाद उससे छोटा कौन है 5/13 है, फिर सबसे छोटा कौन है 5/17 है। ठीक है, 5/17 है, तो 5/11, 5/13, 5/17 किस में है बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 0 डिग्री का कोण कहलाता है, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा था।
शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण ये जो है आपका शून्य कोण कहलाता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण कहलाता है, पंजाब टेट 2017 में पूछा गया है, शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। पूरे एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण जो है आपका समकोण कहलाता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है आपको बताना है। 0 और 90 के बीच का कोण क्या कहलाता है? 0 से 90 के बीच, यानी हो सकता है आपका 89 डिग्री तक हम चलेंगे, 88 डिग्री चलेंगे, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? तो ये कोण जो आपको कहलाएगा 0 से 90 के बीच का कोण जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम भुजा देखते हैं, एक भुजा ए बी, ये भी 5, और एक भुजा ए सी, ये भी 5, और एक भुजा बी सी 7, यानी इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है वो क्या कहलाता है बताइए? तो सम, और 2 के लिए द्विव, और भुजा के लिए बाहु, यानी समद्विव बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिएगा किस प्रकार का त्रिभुज आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए त्रिभुज है, सीजी टेट में पूछा है, तो ए बी 2, ए सी 2, बी सी 2, तो ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 2 सेंटीमीटर, ए सी, तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा है, सभी भुजा बराबर हो, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किस में है? डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज आपसे पूछा है? एक है 1 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर, और एक है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख करके यहाँ पे आकृति को देख करके मान बतलाना, ठीक है। आकृति को देख करके क्या करना है? मान बताना है। देखिए इस तरह का आकृति जो बना हुआ है, इस तरह का आकृति सीधे जो बना हुआ है, ठीक है, ये आकृति, इसमें बाहर पर कोण बना हुआ है, कितना बना हुआ है? 160 डिग्री, ठीक है। ये वाह्य कोण है, जो बाहर में कोण बनता है उसको वाह्य कोण कहते हैं। और उसके अभिमुख, उसके सामने वाला कोण, तो सामने वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी ये x है और ये 90 है, ठीक है। तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है? अभिमुख हंतक कोण के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 160 डिग्री बराबर इसके सामने का कोण, इसके सामने का सम्मुख कोण, मतलब इस पर बना तो इसके सम्मुख यही दो कोण दिखाई देगा, ठीक है। यानी x प्लस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब x का मान जब निकालना है तो x तो इधर रहेगा, लेकिन 90 को हम क्या करेंगे? इधर लेके जाएंगे। तो इधर जो पहले से लिखा है वो पहले ही लिखाएगा, लेकिन ये प्लस में 90 था, जब बाउंड्री पार करेगा तो माइनस में 90 लिखाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा हमारा? तो 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये बराबर में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। 160 में से 90 ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बना हुआ है वाह्य कोण 160, देखिए यहाँ पे घटा के आपको सब कुछ बना के हमने दिखाया है, ये 70 डिग्री आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का आप लोग फटाफट बना के हमें बताइए कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, 35 डिग्री कोई नहीं है। ये वाह्य कोण है, तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है? तो इसके अभिमुख हंतक कोण, तो इसके अभिमुख दुइये को कोण बन रहा है, एगो ये और एगो ये। अगर सी पर बन रहा है तो बच रहा है ए और बी, तो ए हो गया, ठीक। कितना हो गया? x प्लस 35 डिग्री, ठीक है। x का मान निकाला तो x को हम यहीं छोड़ते हैं, 35 को हम इधर लेके आते हैं, तो 70 के बाद लगेगा, तो 70 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर x हो गया। 70 में से 35 गया तो 35 डिग्री बराबर x हो गया, यानी x का मान कितना होगा? 35 डिग्री होगा, राइट आंसर इसका 35 डिग्री होगा। बाकी नीचे सब कुछ आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न था आपका, यहाँ पे है अगला प्रश्न है, 3 अंक की बड़ी और छोटी संख्या से, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, भूल के नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि संख्या पर संक्रिया आपको करना है। 3 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, याद रखिएगा 5 अंक का 5 × 9 ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं।
तो 2 अंक की छोटी संख्या तो 1 हमेशा लिखना है और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या तो क्या लिखे बताइए, 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 3 अंक है तो क्या 0 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10। ठीक है, 1099 आ रहा है। 1099 किस में, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न है, आप सभी को जितना जल्द बनाइएगा बताइएगा हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर कै गो 0 हमें बताइएगा। 1 पर कै गो 0 तो 1 पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक का 99 हो गया। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 पर यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो जोड़ देंगे तो 9 9 और यहाँ पे 0 और 1 यानी 1099 या 1099 आप कह सकते हैं। 1099 किस में, बी में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 10 का अभाज्य गुणनखंड है। 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपको बतलाना है। ठीक है, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 5 1 2 5 1 2 5 10 या कोई नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक ना, देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ अपने से या एक से कटती है। याद रखिएगा, तो एक से सब संख्या कटती है, इसलिए अभाज्य संख्या का आप जब भी यहाँ पर कहेगा कोई तो सबसे पहले 1 ले लेंगे हम। उसके बाद वैसी संख्या देखना है जिससे वह कट रहा है, सिर्फ अपने से कटने वाली संख्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 ले सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटी यहाँ पर हम लेंगे 2। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 3 भी अपने से कटता है। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेकअप करते चलते हैं। ठीक है, तो 10 के लिए है तो 10 के लिए सबसे पहले 1 हो गया, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से कटेगा और फिर ऑलरेडी 10 से, यानी 1 2 5 10 होगा। 1 2 5 10 किस में है, तो सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए बाकी यहाँ बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। संख्या 14 का गुणनखंड है 1 7 1 7 14 1 2 7 14 या कोई नहीं। ठीक है, तो 14 सबसे पहले हम देखते हैं तो कितना से, 1 से तो हर बार आता है, फिर 2 से देखेंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 से भी कटता है तो 2 हो जाएगा, फिर 7 से भी कटता है तो 7 हो जाएगा। और देखिए 14 का पूछ रहा था, 14 का आधा लगभग जब संख्या आ जाए तो समझिए कि एक संख्या लास्ट वही बचेगा। ठीक है, 14 यानी 1 2 7 14 इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड है। आपको बताना है कि इसमें 21 का कौन अभाज्य गुणनखंड है। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। 1 3 7 1 3 7 21 1 3 21 या कोई नहीं। ठीक है, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा आपको बताना है। तो 21 के लिए देखिए आपका होगा, 21 के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो 1 से चलेंगे तो 21 बार में होगा। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे तो 3 7 21 होगा। ठीक है, तो आपका हो गया पहले 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7। अब इसके बाद किसी और से नहीं करता है, सिर्फ 21 से करता है। तो 1 3 7 21 इसका आंसर हो जाएगा। 1 3 7 21 किस में है, बी में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन क्या होगा। 462 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 482 सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बेलन की बात करेंगे तो एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बेलन का फिगर बना लिए हम ना, यहाँ पे बेलन का फिगर हो गया। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब कहना चाहिए यहाँ 20 से इधर आधार की त्रिज्या कितना है, आर जिसको हम कहते हैं 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र देखिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर आपका 7 दिया है तो 7 × 7 और गुने कितना हो गया, एच हो गया। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, 2 सते यहाँ पर हो गया। देखिए आप देखिएगा तो 2 सते 14 और 2 सते 14 1 15 154 × 3 तो हम हो गया 4 तिया 12 5 तिया 15 और 1 16 और 1 3 3 और 1 4 यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 462 किस में है, ए में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे सब बना हुआ है, देखिए इस तरह से क्लियर किया हुआ है। आप सभी बना के यहाँ पर क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, चलिए बेलन की बात है। बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है। यहाँ पे एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है। इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले, ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान कितना है? तो पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? तो 2 × 2 और एच कितना है? 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? 88 सेंटीमीटर किस क्यों में है? ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे प्रश्न है। कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट एवं शाम को 3 घंटा 20 मिनट पढ़ती है, तो बताइए कल्पना प्रतिदिन कितना समय पढ़ती है? 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट, कितना प्रातः में 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और 10 मिनट पढ़ती है। ठीक, और शाम को कितना? 3 घंटा और 20 मिनट पढ़ती है। तो एक दिन में कितना पढ़ती है? तो 10 और 20 30 मिनट हो गया। ठीक है, 30 मिनट हो गया। और 1 घंटा और 3 घंटा 4 घंटा, यानी 4 घंटा 20 मिनट वह पढ़ती है। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट किस में है? 4 घंटा 30 मिनट हो गया। 3 और 1 4 और 20 10 30, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट किस में है? बी में है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, 4 घंटा 30 मिनट होगा। क्लियर? चलिए बाकी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ भी किया हुआ है, कहीं कहीं 20 बोला गया है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 30 होगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। पूजा टीवी पर 35 मिनट कार्टून देखने एवं 30 मिनट टीवी पर गाना सुनती है। अब पूजा कुल कितना समय टीवी पर समय देती है? ठीक है, 30 मिनट और 35 मिनट 65 मिनट हो गया। अब 65 मिनट को हम घंटा मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट और प्लस 5 मिनट होगा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट या सभी। तो 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो गया। तो 1 घंटा 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती है? 1, अनंत, 2 या 3। ठीक है, एक वृत्त है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? तो इसके बाद सममिति मतलब बराबर माप का, तो ऐसे भी करेंगे तो बराबर होगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा। तो बराबर माप पर जो रेखा कटती जाती है उसको सममिति रेखा कहते हैं। तो इसकी रेखा अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, कितनी होती है? अनंत होती है। एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है? एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है? 1, 2, 5 या 6। ठीक है, तो एक समपंचभुज है। समपंचभुज मतलब 5 को भुजा बराबर, तो जय को भुजा बराबर होगा उतना ही सममिति रेखा होगा। तो 5 को भुजा बराबर होगा तो उसमें 5 को सममिति रेखा होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा बराबर होगा तो 3 को सममिति रेखा होगा। वर्ग में 4 को भुजा बराबर होता है तो 4 सममिति रेखा होता है। तो सम पंचभुज, सम मने बराबर और पंच मने 5, पांचों भुजा बराबर है, तो इसलिए 5 गो इसमें सममिति रेखा होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक आयत में कितनी सममिति रेखा होगा बताइए? तो एक आयत में कौन सी? तो 2 भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है। में तो 2 को भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी, 2 को भुजा बराबर होता है। तो इसका सममिति रेखा भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर बी यानी 2 सममिति रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है। रुपये 20 प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी? 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपये या 1800 रुपये। ठीक है, देखिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो लंबाई कितना है? एक आयताकार भूखंड है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक, तो इसके कंटीले तार से घेराबंदी, तो एक बार जब घेराबंदी करेंगे, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा एक घेराबंदी करने में? तो एक घेराबंदी करने का मतलब इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा? तो सभी भुजाओं का योग, तो ई 20 है, तो ई भी 20 है, 20 20 40, और ई 15 है, तो ई 15 है, तो 15 15 30, यानी 40 30 70 मीटर हो गया। एक बार बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा? ये 70 मीटर है। अब 1 मीटर का खर्च देख लीजिए कितना है?
तो 20 रुपये प्रति मीटर, तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया है। और आपका ये जो पूरा जो आपको बाड़ करना है, एक बार जो आपको घेरा लगाना है, वो आपका कितना है कंटीले तार का, तो 70 मीटर है। तो 1 मीटर का खर्च जब 20 रुपये है तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 20 यानी 1400 रुपये हो जाएंगे। 1400 रुपये किसमें, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा भूखंड का परिमाप निकाल लिए। 1 मीटर घेराबंदी का खर्च 20 रुपये है, 70 मीटर का खर्च 70 गुने 20 1400 रुपये हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात कीजिए। रुपये 1180, रुपये 11,880, रुपये 12,880, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 22 मीटर गुने 18 मीटर आयताकार भूखंड में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर दे रहा है मतलब ये क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर दे रहा है मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मीटर देगा तो परिमाप निकालना होगा। तो ये आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है। ठीक है, आयताकार भूखंड है, 22 और 18 है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना है 22 और चौड़ाई कितना है 18, तो 22 गुने 18 करेंगे हम। तो 22 गुने 18 जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो देखिए आगे इसका यहाँ पे किया हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, 22 गुने 18 जब आपके देगा तो 396 आएगा। और 1 मीटर स्क्वायर भरने का लागत 30 रुपये है, तो 396 मीटर का लागत कितना होगा, तो 396 30 से गुना कर दिएगा तो 11,880 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप JCERT जैक की किताब का बना हुआ PDF नोट्स यहाँ से पूरा परचेज कर सकते हैं, पूरा नोट्स इसका बना सकते हैं, क्योंकि आपको JCERT जैक की किताब से हूबहू बना दिया गया है। ये प्रश्न होंगे तो देखिए इसी पर आधारित होंगे, भले अंक आपका चेंज होगा लेकिन इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आपका अवश्य रहेगा। इसलिए आप अभी कभी जुड़िएगा, टोटल PDF वीडियो ले सकते हैं और डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, बने रहेगा। चले देखते हैं वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।